हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, डीएसएसबी टीजीटी एसटीटी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ हमने चला रखी है उसकी ये क्लास सेकंड होने वाली है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख लीजिए। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मतलब बहुत अच्छा आपको लगेगा। उस वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा कि डीएसएसबी जो है वो एसएसटी वाले पोर्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और किस किस तरीके के लेवल होता है, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने केवल ये कुछ आई थिंक 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये कहने के लिए मात्र 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसमें आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो हमसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो कर्नल विलियम कर्जन वाइली थे उनकी हत्या मदन लाल ढींगरा ने कहाँ पर की थी, तो उसका आंसर था लंदन में की थी। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम हम करेंगे। मदन लाल ढींगरा कौन है, वो जिस क्रांतिकारी संगठन जिसे इंडियन हाउस कहा जाता है वो क्या था, इस सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्योंकि आसपास की जितनी भी जानकारी होगी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई उन सभी के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। ठीक है, तो वो की थी मदन लाल ढींगरा जी ने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकता है। एक तो आपसे डेट ही पूछी जा सकती है कि वो जो हत्या थी कर्नल विलियम कर्जन वाइली की कब की गई थी, तो वो की गई थी 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, अच्छा किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी। ये जो मदन लाल ढींगरा थे वो एक क्रांतिकारी संगठन था इंडियन हाउस, उसके सदस्य थे। अच्छा, ये जो क्रांतिकारी संगठन था इंडियन हाउस, ये भारत के बाहर जितनी भी स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी गतिविधियां चल रही थी उनके ऊपर काम कर रहा था। ये जो संगठन था, कौन सा संगठन था, इंडियन हाउस। ठीक है, डेट कब की गई थी हत्या, 1 जुलाई 1909 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक समारोह के दौरान की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसका परिणाम क्या हुआ था, मतलब जब मदन लाल ढींगरा जी ने इस कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी तो उनको फांसी की सज़ा हुई थी। और उनको फांसी की सज़ा किस डेट को हुई थी, 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई थी इसकी हत्या के आरोप में। ठीक है, अब मदन लाल ढींगरा जी के बारे में जान लेते हैं कि मदन लाल ढींगरा जी कौन थे। मदन लाल ढींगरा जी की अगर हम बात करें तो वो एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी एक सेकंड वो एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वह एक समर्पित राष्ट्रवादी थे और लंदन में स्थित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था इंडिया हाउस। ठीक है, क्या नाम था, इंडिया हाउस। आपसे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो मदन लाल ढींगरा थे वो किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हाउस। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। कब की थी हत्या, ये 1 जुलाई 1909 को, ये बता दिया है। ठीक है, उसके अच्छा ये क्यों की गई थी, ये कार्रवाई जो की गई थी वो उन्होंने ब्रिटिश दमन के विरोध में की थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश के अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार चल रहे थे, तो उसी के विरोध में जो उस समय पर जो ये लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वाइली था, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक ब्रिटिश निरंकुशता का एक तरीके से बोल सकते हैं प्रतीक था, या फिर उस समय पर उसके जो अत्याचार थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ठीक है, जिसके ऊपर ये कार्यवाही की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। ठीक है, हाँ, इनका एक ऐतिहासिक बयान है जो सबसे इम्पोर्टेंट या और सबसे अच्छा बयान लगता है मुझे। आप देखोगे, इसे पढ़ेंगे तो है क्या, ये उन्होंने अदालत में एक बयान दिया था जो भारतीय देशभक्ति के इतिहास में अमर हो गया। मेरा मानना है, उनका कहना था कि मेरा मानना है कि जिस राष्ट्र को
विदेशी संगीनों के दम पर गुलाम बनाया जाता है, वह स्थायी युद्ध की स्थिति में होता है। मेरे लिए यह कुछ भी अलग नहीं है कि अगर अंग्रेज अपने देश पर कब्जा करने वाले जर्मनों के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो मेरे मामले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कहीं अधिक न्यायसंगत और देशभक्ति पूर्ण है। उनका कहना था कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने क्या किया था, जो मित्र राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये शामिल थे, उनका कहना था कि जिस तरीके से ब्रिटेन अपने आप को जर्मनी के आक्रमणों से बचाने में मतलब बचा रहा है या बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी तरीके से मैं भी हमारे ऊपर जो ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद चल रहा है उसको हटाने के लिए वो सेम लड़ाई है। मतलब अगर वो अपने को बचा रहा है तो मैं भी अपने देश को बचा रहा हूं इस उपनिवेशवाद से। ठीक है, तो ये उनका कहना था। सही है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये इंडिया हाउस जो सदस्य या सॉरी जो एक जो क्रांतिकारी संगठन था, ये क्या था। ये जो संगठन था वो लंदन में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? लंदन में स्थित था। और एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। अनौपचारिक तो इसलिए थी क्योंकि उस समय पर जो ऑफिशियल कोई भी इंस्टीट्यूशन बना नहीं सकता था, ठीक है, उनको एक प्रोसेस से गुजरना होता था इंडियन की अगर हम बात करें। ठीक है, और इतना वो कैपेबल भी नहीं मानते थे ब्रिटिश इंडियंस को कि वो एक संस्था को चला पाएं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब बात करें हम इसके जो प्रमुख सदस्य थे उनमें कई प्रमुख क्रांतिकारियों को आकर्षित किया था, जिनमें वीडी सावरकर थे, ठीक है, मदन लाल ढींगरा थे, लाला हरदयाल और मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जैसी हस्तियां इस इंडिया हाउस जो ऑर्गेनाइजेशन था इसके सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको काफ़ी सारी जानकारी मैंने इससे जुड़ी हुई दे दी है, मदन लाल ढींगरा के बारे में, लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वाइली क्या थे और इंडियन हाउस एक संगठन जो था वो क्या था। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? इसे पूछा गया है कि 1792 से 1799 के बीच यूरोप में हुए युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा एक सेकंड, जो पिछली बार क्वेश्चन बना था ना, यहाँ से ये क्वेश्चन था कि 1792 में जो फ्रांस का युद्ध चला था वो किसके साथ चला था। क्वेश्चन ये बना था पिछली बार की, अगर हम बात करें पिछले पेपर की बात करें तो इसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी जानते हैं। देखिए हुआ क्या था, 1792 से लेकर 1799 के बीच में क्या होता है, एक युद्ध चला था और इस युद्ध को फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब किसके नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध के नाम से। और ये 1792 से लेकर 1799 तक चला था। ठीक, अब ये लड़ाई किसके बीच हुई थी या क्यों हुई थी, इसको जान लेते हैं। अच्छा देखो, इसका ना बैकग्राउंड समझते हैं हम पहले। 1792 से लेकर 1799 तक जो ये युद्ध था क्यों चला था? आप सभी को पता होगा कि 14 जुलाई 1789 को, एक सेकंड मैं लिख करके बता देता हूँ, 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या था, फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब उस क्रांति के चलते हुए जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। ठीक है, अब ये जो नेशनल असेंबली थी इसने एक ऐसा संविधान तैयार करने की शपथ ली जिसमें सभी को समान अधिकार हों या कुछ ऐसे अधिकार हों जिनका हरण किसी राजा के द्वारा या किसी निरंकुश सत्ता के द्वारा उनका हरण न किया जा सके या उन पर प्रतिबंध न लगाया जा सके। ठीक है, अब उन्होंने 1791 में ऐसा संविधान बना करके तैयार कर लिया था। ठीक है, और ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने अपने आप को जब नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, तो इस नेशनल असेंबली को जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उसने इस नेशनल असेंबली को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन था क्या, इसकी जो गुप्त वार्ता जो थी, मतलब एक तरीके सीक्रेट जो कॉन्वर्सेशन थी वो किसके साथ चल रही थी? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के राजा के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के राजा के साथ चल रही थी। और ये वार्ता किस चीज़ को लेकर के थी? ये वार्ता चल रही थी कि जो ये ऑस्ट्रिया और प्रूशिया है वो फ्रांस की मदद करें ताकि वहाँ पर मतलब फ्रांस में दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया जा सके। अब इन लोगों को मदद करने की क्यों ज़रूरत पड़ी ऑस्ट्रिया प्रूशिया को? इनको इसलिए मदद पड़ी क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई फ्रांस के अंदर, तो आसपास का जो रीजन था पूरे यूरोप का, वहाँ पर अलग अलग तरीकों के अधिकारों को लेकर के या फिर हम कह सकते हैं कि राजतंत्र के विरोध में
उनको उनको डर था कि राजतंत्र के विरोध में कहीं हमारे ऊपर भी आंच ना आ जाए, हमारी राज सत्ता पर भी कहीं ऐसा विरोध ना करने लगे हमारे यहाँ की जनता भी। तो ठीक है, तो इसलिए ये इन्होंने फ्रांस की मदद करने की आ, एक तरीके से ठाना था। ठीक है, अब जैसे ही वो मदद करते, उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के राजा के खिलाफ युद्ध का जो प्रस्ताव था वो घोषित कर दिया था। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे जो स्वयंसेवी सेना के लोग थे, मतलब हम बोलते थे स्वयंसेवी, मतलब खुद से इच्छा के करते हुए वो उन्होंने भी सेना में भाग लिया था। ठीक है, तो ये वही युद्ध था जो 1792 से लेकर 1799 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के या अन्य भी कई सारे राज्य थे जिनका युद्ध चला था, किसके साथ? फ्रांस के साथ। अब ये जो युद्ध थी इसमें कौन कौन शामिल थे, इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो लड़ाई थी वो किसके बीच में थी? हम कह सकते हैं क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के प्रमुख राजतंत्रों के खिलाफ, जैसे कि मैंने अभी बताया है, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, प्रूशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस, इन सभी के राजतंत्रों के खिलाफ प्रूशिया का ये युद्ध था, फ्रांस का युद्ध था। ठीक है, अब ये कारण क्या था? क्योंकि यूरोपीय राजाओं को डर था कि फ्रांसीसी क्रांति उनके देश में फैल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वहाँ के राजतंत्र को हटाना था और एक संवैधानिक राजतंत्र बनाना था। ठीक है, 1791 में जो बना था, जब 1791 में संविधान के मतलब फ्रांस के अंदर संविधान आ गया था। ठीक है, अब ये जो युद्ध चला था वो दो चरणों में चला था। एक तो 1792 से लेकर 1797 तक और 1798 से लेकर 1799 तक। ठीक है, अब होता क्या है, 1799 तक जैसे ये युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद जो नेपोलियन होता है, नेपोलियन की सत्ता फ्रांस के अंदर स्थापित हो जाती है। उसके बाद चरण शुरू होता है नेपोलियन युद्धों का। कब से? 1799 से। ठीक है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई 1792 से लेकर 1799 के जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध था इसके बारे में। यहाँ से कई बार कई शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, आप इसको कंप्लीट जानकारी, मतलब इसकी कंप्लीट जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी पूरी डिटेल, इसका बैकग्राउंड, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उस सभी के बारे में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि तो नेपोलियन के जो युद्ध शुरू हो गए थे वो 1799 से शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्री हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र था, वो किस भारतीय राष्ट्रवादी और गदर आंदोलन के अग्रदूत के द्वारा शुरू किया गया था? अब ये जो पहले क्वेश्चन बना था, पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन बना था कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो भारतीय समुदाय के पहले नेता थे जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पेपर शुरू किया था, उनका नाम क्या था? वो उनके नाम के बारे में जानना चाहता था, मतलब पहले जो क्वेश्चन आया था उनका नाम जानना था कि किसके द्वारा फ्री हिंदुस्तान नामक जो पेपर था वो शुरू किया गया था। उनका नाम था तारकनाथ दास। क्या था? तारकनाथ दास के द्वारा ये जो समाचार पत्र था ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करना और विदेशों में ब्रिटिश शोषण को उजागर करना, मतलब विदेशों में ये बताना कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है भारत पर अत्याचार कर रहा है, या वहाँ की किस तरीके से संपदा को लूट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसका जो प्रकाशन का स्थल था, मतलब ये कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1908 में कनाडा के वैंकूवर से शुरू हुआ और बाद में ये न्यूयॉर्क से भी प्रकाशित हुआ था, सिएटल और न्यूयॉर्क से भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका जो महत्व है वो देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रकाशित होने वाला शुरुआती दक्षिण एशियाई राष्ट्रवादी प्रकाशनों में से एक था, मतलब नॉर्थ अमेरिका में शुरू होने वाला, या भारतीय समुदाय के पहले नेता थे जिनके द्वारा एक फ्री हिंदुस्तान नामक ये जो समाचार पत्र था वो शुरू किया गया था। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में पहला समाचार पत्र था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पेपर शुरू किया गया था, आप बताओगे फ्री हिंदुस्तान। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा। कहाँ पर शुरू किया गया था? ये शुरू तो किया गया था अप्रैल 1908 में कनाडा के वैंकूवर से, लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में प्रकाशित होने वाला एक भारतीय के द्वारा जो पहला समाचार पत्र था फ्री हिंदुस्तान, वो नॉर्थ अमेरिका में ये पहला था। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो मैंने कुछ ऐसे समाचार पत्र उनके संस्थापक, मतलब किसके द्वारा ये संस्थापित किए गए थे और उनकी लैंग्वेज क्या थी। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो समाचार पत्र क्या थे, मतलब समाचार पत्र के बारे में पूछेगा आपसे, उसकी प्रकाशन की डेट पूछेगा, डेट मतलब ईयर पूछ सकता है, और
उसका संस्थापक कौन है, मतलब किसके द्वारा वो शुरू किया गया था। और सेकंड चीज़ कि उस समाचार पत्र की लैंग्वेज क्या थी, ये अक्सर पूछा जाता है। और ये कुछ मैंने समाचार पत्र लिए हैं, इनमें से मैं बताऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल गजट, ये 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा लाया गया था। ये भारत का एक तरीके से हम बोल सकते हैं भारत का पहला समाचार पत्र था जो एक अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया था, जिसकी लैंग्वेज भी क्या थी, अंग्रेजी ही थी इसकी भाषा। और ये कब शुरू किया गया था, 1780 में। उस समय पर वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था जिस समय पर ये लाया गया था। ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, पिछली शिफ्टों में। वहीं पर बात करें हम संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। किसके द्वारा शुरू किए गए थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा, दोनों संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ठीक है, कब किया गया था, संवाद कौमुदी 1819 में और मिरातुल अखबार 1822 में। संवाद कौमुदी की भाषा की बात करूं तो बंगाली भाषा थी और मिरातुल अखबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, ये 1 2 3 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें चौथे जो है वो है राष्ट्र गोफ्तार की, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1854 में ये आया था और इसकी भाषा थी गुजराती। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आपसे पूछ ले, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। वहीं पर बात करें मैं सोम प्रकाश की, 1858 में ईश्वर विद्याचंद्र सागर के द्वारा ये संस्थापित किया गया था और इसकी जो भाषा थी वो थी बंगाली। ठीक है, एक है अगली अमृत बाजार पत्रिका, जो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ पर, बंगाल में, और बाद में ये अंग्रेजी में हो गई थी। मतलब शुरू में तो बंगाली भाषा में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में ये अंग्रेजी में हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, किसके द्वारा ये, अच्छा इसका ना एक तरीके से संस्थापक पूछा जाता है। मेनली जो थे वो शिशिर कुमार घोष थे। मोतीलाल घोष का नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता तो आप किस पर लगाओगे निशान, शिशिर कुमार घोष पर। ठीक है, द हिंदू समाचार पत्र 1878 में, भाषा जिसकी अंग्रेजी थी, GS अय्यर के द्वारा ये लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरी और मराठा, ये दोनों तो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लाए गए थे। ठीक है, कब लाए गए थे, 1881। इन दोनों की जो प्रकाशन की ईयर है वो सेम है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाए गए थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इनकी लैंग्वेज है वो अक्सर पूछी जाती है कि किस लैंग्वेज में केसरी लिखा गया था और किस लैंग्वेज में मराठा प्रकाशित होता था। तो मराठा की बात करें तो वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन 1903 में, महात्मा गांधी के द्वारा, इसकी भाषा अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल चारों थी सॉरी। ठीक है, वहीं पर बात करें वंदे मातरम जो था वो 1905 में अरविंदो घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसकी भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है, अल हिलाल की बात करें, इनका एक और पत्र है अबुल कलाम आज़ाद का, अल हिलाल और अल बिलाग, ये दोनों जो हैं वो अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र है, उनकी भाषा क्या थी, उर्दू थी। ठीक है, प्रताप की बात करें तो 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लाया गया था और इसकी भाषा क्या थी, हिंदी। वहीं पर हम न्यू इंडिया की बात करें तो 1914 में लाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी। अच्छा, इनके द्वारा एक और लाया गया था जिसका नाम है कॉमनवेल। क्या है, कॉमनवेल, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बने हैं दोनों से। कौन कौन से, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया से भी पूछा जाता है क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, DSSB TGT SST के लिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यंग इंडिया 1919 में लाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। ठीक है, मूक नायक पत्रिका BR अम्बेडकर के द्वारा और इसकी भाषा क्या थी, मराठी थी। हरिजन पत्रिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कब लाई गई थी, 1933 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, और इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती संस्करण भी इसके देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट जो भी समाचार पत्र थे उनसे जुड़े हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करूं तो मैं बंगाल गजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर बात करूं मैं अमृत बाजार पत्रिका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द हिंदू भी और केसरी मराठा भी और अल हिलाल अल बिलाग ये दोनों भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया भी, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मूक नायक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी कोई भी क्वेरी है DSSB TGT SST को लेकर के अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन,
मैं उसका जितना जल्दी हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और आपको इसकी PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और आपका जो एक लाइक है या एक कमेंट है और एक सब्सक्राइब जो है वो हमें सच में बहुत मोटिवेट करता है, ताकि आपकी मतलब हमें ये मोटिवेट करता है ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें, और हमें पता चलता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, सॉरी, आपका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का रहा, या हमारी वीडियोस जो है आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है उसको देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।